हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे चालकता, वैद्युत चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है और ताप का प्रभाव वैद्युत प्रतिरोध पर किस प्रकार से पड़ता है। तो अब आज हम अगला प्रतिरोधकों का संयोजन, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिरोधकों का संयोजन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में हमें उच्च प्रतिरोधों और निम्न प्रतिरोधों की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। अगर हमें अधिक उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है तो वहां हम छोटे छोटे प्रतिरोधक तारों को जोड़कर उच्च प्रतिरोध के रूप में परिवर्तित करते हैं, और अगर हमें निम्न प्रतिरोधक की आवश्यकता है तब भी हम बड़े बड़े प्रतिरोधक तार जो होते हैं हमारे पास, उनको एक दूसरे को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उनका जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। मतलब हम दो तरह से वैद्युत प्रतिरोधकों को संयोजित कर सकते हैं। जब परिपथ में हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो हम उन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रतिरोध का मान बढ़ा देते हैं, और अगर हमें परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना है तो हम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़कर प्रतिरोध का मान घटा देते हैं। तो देखिए, आइए हम यहां प्रतिरोधकों का संयोजन में पहला संयोजन है श्रेणी संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है? तो जब हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है, अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो वहां हम श्रेणी क्रम में जोड़कर उन प्रतिरोध के मानों को एक दूसरे से जोड़कर और एक बड़ा प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आइए इस परिपथ के द्वारा हम समझते हैं। यहां तीन प्रतिरोधक तार है, R1, R2 और R3। तो इस प्रकार से जब जुड़े हों कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोधक R1 यहां लिया गया, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधक है। तो जब पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, और फिर पहले का पहला वाला सिरा और तीसरे का दूसरा सिरा, यह किसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहां एक सेल दिखाया गया है, वी वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, उस सेल से यह तीनों प्रतिरोधक तार जोड़े गए हैं। तो यहां देखिए, यह संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में यहां तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। हमने मान लिया कि वी वोल्ट का एक सेल है, उस सेल के साथ R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो इन सभी प्रतिरोधों में धारा समान होगी। जो धारा यहां से आ रही है सेल से, वही धारा R1 में, वही धारा R2 में और वही धारा R3 में जा रही है। तो इन सभी प्रतिरोधक तारों में धारा समान होगी। यह ध्यान रखिएगा, की पॉइंट है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? तो श्रेणी क्रम में, इस क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, परंतु सभी प्रतिरोधकों में वैद्युत धारा I समान होती है। सभी प्रतिरोधकों में वैद्युत धारा समान होगी। एक ही वैद्युत धारा, हमने मान लिया कि तीन प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 जुड़े हुए हैं। इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हमने मान लिया कि V1 विभवांतर इसके सिरे पर उत्पन्न हो रहा है, V2 विभवांतर R2 प्रतिरोधक के सिरे पर, और V3 विभवांतर R3 प्रतिरोधक के सिरे पर उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर तीनों विभवांतर V1, V2, V3 का योग करें तो यह स्रोत के विभवांतर के बराबर होगा।
तो यहां से हम देख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये लिया जा सकता है। मतलब यही विभवांतर जो स्रोत द्वारा अप्लाई किया गया परिपथ में वही तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभाजित हुआ है। तो अब यहां तीनों को अगर जोड़ा जाए V1 प्लस V2 प्लस V3 तो यह स्रोत के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होना चाहिए, बराबर होगा। अब देखिए आगे, धारा चूंकि आई है, पहले प्रतिरोधक R1 में धारा I बह रही है और इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V1 लिया गया, तो हम ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं? ओम के नियम से V1 इक्वल टू होगा R1 इंटू I और V2 इक्वल टू ये हो जाएगा R2 इंटू I और V3 की वैल्यू V3 इक्वल टू R3 इंटू I लिखा जा सकता है। ये ओम के नियम से V बराबर IR वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब हम V1 V2 V3 इन तीनों का मान इसमें रख सकते हैं, रख दीजिए। क्या मिल जाएगा? V इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I। अब यदि इन तीनों प्रतिरोधों के समान, भाई यहां बिंदु मान लीजिए, इस बिंदु को हमने कहा A, इसको कह दिया B और ये C और ये D। अब A और D के बीच ये तीन प्रतिरोधक लगे हुए हैं, A और D के बीच तीन प्रतिरोधक लगे हुए हैं। अगर A और D के बीच जितना विभवांतर है, A और D के बीच जितना विभवांतर है और जितनी धारा इसमें बह रही है उतना ही विभवांतर AD के बीच उत्पन्न करने वाला और उतनी ही धारा प्रवाहित करने वाला कोई एक अकेला प्रतिरोधक जोड़ दिया जाए। इन तीन प्रतिरोधकों की जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए कि यह A और D के बीच विभवांतर वही रहे और धारा I भी वही रहे। तो जो इन तीनों का स्थान लेने वाला प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को हम इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। इन तीनों के तुल्य एक अकेला प्रतिरोध कोई अगर व्यवहार उसी प्रकार का कर रहा हो तो उस प्रतिरोध को हम इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं। तो देखिए, यदि A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट हो, तब देखिए तीन की जगह पर अगर एक ही प्रतिरोध R जोड़ दिया जाए तो विभवांतर V ही रहेगा, धारा I ही रहेगी। तब इसमें हम संबंध क्या लिख सकते हैं? तब हम V इक्वल टू लिख सकते हैं, V इक्वल टू R इंटू I। तुल्य प्रतिरोध R है, R इक्विवेलेंट, तो यहां E Q लिख दिया गया। तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, धारा I बह रही है और A और D के बीच विभवांतर V है। तो इन सभी मानों को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो V1 मालूम चल गया, V2 V3 और यहां से हमको V भी मिल चुका है। इस V का मान इसमें रख दीजिए। यहां देखिए V का मान जैसे ही रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू I इक्वल टू, इन सब में I कॉमन है, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये मिल जाएगा। अब यहां I से ये I कैंसिल किया जा सकता है। देखिए R इक्विवेलेंट का हमको क्या फार्मूला मिल गया? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमको मालूम चल गया। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी वैद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध इन तीनों प्रतिरोधकों के मानों के योगफल के बराबर होगा। सीधे इनका मान जोड़ दिया जाएगा, R1, R2, R3 इनका योगफल कर देंगे तो हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो इन तीनों प्रतिरोधों का सीधा योग करने पर हमको तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए कि परिपथ में केवल दो ही प्रतिरोधक हो, R1, R2 ही हो, तब क्या करेंगे? तो हम दो ही पद लेंगे, तब तीसरा R3 लेने की आवश्यकता नहीं है। तब R बराबर R इक्विवेलेंट इक्वल टू
R1 प्लस R2 लिख दिया जाएगा। या 3 से अधिक प्रतिरोध है, 5 है, 7 है, तो यही सीरीज हम आगे सीधे उनका योग करते चले जाएंगे, तुल्य प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाएगा। जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सभी प्रतिरोधों का सीधे योग करके हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब दूसरा क्रम इसका है समांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम में एक बात और यहां ध्यान रखिएगा, इसमें वैद्युत धारा नियत होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा नियत होती है। इस कारण से हम क्या कह सकते हैं, देखिए फार्मूला पढ़ चुके हो, V इक्वल टू I इंटू आर। अगर I नियत हो जाए तो V और R एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, या हम कह सकते हैं V और R का अनुपात नियत होगा। V और R का अनुपात नियत होगा। तो यहां से एक जनरल इक्वेशन हम सभी के लिए बना सकते हैं, V1 अपॉन R1 ये बराबर होगा V2 अपॉन R2 बराबर V3 अपॉन R3 ये बराबर I। किसी भी प्रतिरोधक के सिरे का विभवांतर मालूम हो और उसका प्रतिरोध मालूम हो तो उसके अनुपात से हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें धारा I नियत है प्रत्येक प्रतिरोध में, तो यह संबंध भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अब देखिए समांतर संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम में दूसरा है समांतर क्रम में अब हमने मान लिया कि कोई 3 प्रतिरोधक है R1 R2 R3 और उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इस तरीके से अगर जुड़े हों, ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध के लिए सिंबल होता है परिपथ में, हम इसी तरीके से प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। यहां हमने 2 बिंदु ले लिया A और B, इन दोनों बिंदुओं से हमने पहला प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर एक यहां दूसरा प्रतिरोध हमने ले लिया इसी तरीके से, और इसी बिंदु से इसको भी कनेक्ट कर दिया, और एक तीसरा हमने ले लिया, और इसी प्रकार से इसको भी हमने इसी बिंदु से जोड़ दिया। अब ये तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा हमने इसको कह दिया R1, और इसका प्रतिरोधक है R2 और इसका है R3। ये तीनों प्रतिरोध हैं R1 R2 R3। सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। तो इस प्रकार से अगर कहीं संयोजन किया गया हो तो हम कहेंगे ये सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इस A और B दोनों बिंदुओं को किसी स्रोत के सिरों से जोड़ दिया गया, स्रोत के सिरे से जोड़ दिया गया है। यहां हमने एक सेल ले लिया जिसका वोल्टेज है V, इसका टर्मिनल विभवांतर हमने सेल का ले लिया B। जैसे ही B टर्मिनल विभवांतर से हम इन तीनों प्रतिरोधों के इस संयोजन को जोड़ेंगे तो यहां से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, I धारा यहां से चलेगी। अब यहां देखिए I धारा के आगे 3 मार्ग हो जाएंगे, इस A बिंदु के आगे धारा का विभाजन हो जाएगा, और धारा का विभाजन सदैव प्रतिरोध के अनुसार होगा। जिस पथ में प्रतिरोध अधिक होगा उधर धारा कम जाएगी, और जिस समय प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक जाएगी। यदि प्रतिरोध बराबर है तो सब में धारा बराबर बराबर बटेगी। यहां देखिए धारा के 3 मार्ग हैं, ये I धारा आगे चल के 3 भागों में बट जाएगी। हमने मान लिया कि इस पहले वाले भाग में I1 धारा जा रही है, दूसरे भाग में I2 धारा जा रही है, और इस तीसरे वाले में I3 धारा जा रही है। इस तीसरे भाग में हमने तीसरे वाले में I3 धारा लिख दिया, यहां ये इसको हमने I3 कह दिया। अब यही आगे देखिए, यही I1 I2 I3 B बिंदु पर पुनः मिलेंगी, B बिंदु पर ये पुनः मिलेंगी और मिलकर
फिर से आई धारा बना लेंगे। ये टोटल धारा आई फिर से इस प्रकार से पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा। यहां हमें क्या मालूम चला कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहां देखिए टर्मिनल विभवांतर की बात करें तो टर्मिनल विभवांतर जो R1 का एक सिरा जिस प्लेट से जुड़ा है वही दूसरा सिरा भी उसी प्लेट से जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों ही एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। R1, R2, R3 इन तीनों का पहला सिरा एक बिंदु पर और वही बिंदु धन प्लेट से स्रोत के जुड़ा है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा है, वो डायरेक्ट ऋण प्लेट से जुड़ा है। तो जो बैटरी का टर्मिनल विभवांतर होगा वही R1 के सिरे का विभवांतर कहा जाएगा, वही R2 का, वही R3 का। यानी समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं प्रतिरोध तो सभी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होगा, यह बात ध्यान रखिए। और धारा इसमें क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो इसमें भी एक की पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में वैद्युत धारा भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न प्रवाहित होगी, परंतु सभी प्रतिरोधकों के सिरों पर, परंतु उनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। जो कि स्रोत के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। देखिए समांतर क्रम में अगर जुड़े हुए हैं सभी प्रतिरोधक तो उन सभी प्रतिरोधकों में धाराएं भिन्न भिन्न जाएंगी। फिर प्रतिरोधक अगर भिन्न भिन्न है तो धारा निश्चित ही भिन्न भिन्न। प्रतिरोधक समान होने की स्थिति में धारा समान होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां हमने तीन प्रतिरोधक R1, R2, R3 लिया है, भिन्न भिन्न लिया है, तो निश्चित ही धाराएं भिन्न भिन्न होंगी। लेकिन विभवांतर जो बैटरी का है टर्मिनल विभवांतर, वही विभवांतर तीनों प्रतिरोध के सिरों पर होगा। तो अब यहां से देखिए आई धारा तीन भागों में बट रही है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, परिपथ में बहने वाली कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इन तीनों धाराओं को अगर जोड़ा जाए I1, I2, I3 तो इनका योग I के बराबर होगा। अब यहां देखिए हमने मान लिया कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध मतलब जितना A और B के बीच इन तीन प्रतिरोधों का कुल प्रभाव कार्य कर रहा है, उसी प्रभाव का एक अकेला कोई प्रतिरोध जोड़ दिया जाए कि जो उतना ही प्रभावकारी हो जितना ये तीन मिलकर है, तो उस एक अकेले प्रतिरोध को हम इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि यहां तुल्य प्रतिरोध R है, तो तुल्य प्रतिरोध अगर R ले लिया जाए तो उसके सिरे पर विभवांतर भी और उसमें जाने वाली धारा I होगी। तो यहां R या R इक्विवेलेंट कह सकते हैं, जैसा कि पीछे श्रेणी क्रम में बताया जा चुका है। अब यहां देखिए हमको I1, R1, B सब मालूम चल गया। इसमें हमने कहा कि समांतर क्रम में क्या वोल्टेज समान, तो इसके सिरे पर भी वोल्टेज V, इसके सिरे पर भी वोल्टेज V और इसके सिरे पर भी वोल्टेज V है। तो अब हम ओम के नियम से संबंध अगर निकालें तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, चूंकि V बराबर IR होता है, तो यहां से अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो I1 इक्वल टू क्या होगा, तो I बराबर होगा V अपॉन R। तो यहां से आ जाएगा V अपॉन R1।
I1 बराबर V/R1, यानी पहले प्रतिरोध में जाने वाली धारा जो I1 है ये V और R1 का अनुपात होगा, और I2 की वैल्यू I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2, और I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3। क्योंकि सभी प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर समान है और धारा भिन्न भिन्न है, तो ये I1, I2, I3 का मान हमको यहां से मालूम चल गया। इन तीनों मानों को इसमें रख दिया जाए समीकरण 1 में, तो हमको क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये हमने समीकरण 1 में इन सभी मानों को रख दिया है। तो समीकरण 1 में जब सभी मानों को रख देंगे ये मिलेगा। अब हमने मान लिया यदि ए व बी बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तब क्या होगा, हम लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज V है, R इक्विवेलेंट प्रतिरोध लागू हो रहा है और धारा बह रही है I। तो यहां से हम I इक्वल टू अगर निकाले तो I इक्वल टू आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट, ये लिखा जा सकता है। तो I की वैल्यू उठा के अब इसमें रख दीजिए। भाई I हमको यहां से मिल गया, तो इस I का मान अगर इसमें रख दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन सब में V कॉमन है, V को कॉमन ले लीजिए, यहां जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये मिल जाएगा। अब यहां देखिए दोनों तरफ B से B कैंसिल कर सकते हैं, ये B से ये B कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। तो यहां हमें फार्मूला क्या मिल गया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीन प्रतिरोध के केस में हम ये लेंगे कि तीन प्रतिरोधक तार R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग मानों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होगा। भाई तीनों प्रतिरोधों के मानों के व्युत्क्रम का योगफल तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो जब हमें किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो हम उनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध घटेगा, यानी धारा में वृद्धि होगी। अब सेल में धारा बढ़ जाएगा, सेल से जो धारा लिया जा रहा है वो वृद्धि हो जाएगा। अगर यहां एक सेल एक प्रतिरोधक लगा है तो कम धारा सेल देगा उसको, अगर एक और हमने समांतर क्रम में डाल दिया तो अब धारा और ज्यादा सेल को देना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हम समांतर क्रम में प्रतिरोध बढ़ाते जाते हैं, स्रोत द्वारा दी जाने वाली धारा का मान बढ़ता जाता है। तो यहां देखिए तीन प्रतिरोधक था, अगर हमारे पास मान लीजिए 5 प्रतिरोधक समांतर क्रम में होते तो यही सीक्वेंस आगे बढ़ जाता, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं इसी तरीके से उनके भी उत्क्रमों का योगफल हम आगे करते चले जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए 2 ही प्रतिरोध होता, तीसरा नहीं होता, तब क्या करते, तो यदि 2 प्रतिरोध हो R3 ना हो, तो देखिए यदि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हो, यदि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हो मतलब तीसरा ना हो, तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो, तब तुल्य प्रतिरोध हम इसी फार्मूले से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं। या इसको और सरल करें, R1 R2 अगर एलसीएम ले लें, R1 इंटू R2
तो ये ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1, या इसको हम उल्टा कर दें, देखिए R इक्वेलेंट इक्वल टू हमको मिल जाएगा R1 इंटू R2 और नीचे बटा R1 प्लस R2। ये इसका स्वरूप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दो प्रतिरोध के केस में कि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के गुणनफल तथा उन प्रतिरोधों के योगफल के अनुपात के बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम R1 R2 बटा R1 प्लस R2 करके दो प्रतिरोध के केस में, ये दो प्रतिरोध के केस में लागू होगा। बाकी अगर दो से अधिक प्रतिरोध है तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। एक चीज और देख लीजिए, अगर यहां मान लीजिए अगर यहां पर टोटल n प्रतिरोध होते तो n प्रतिरोध के केस में क्या हो जाएगा, n प्रतिरोधों के केस में क्या हो जाएगा, देखिए यदि n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा सभी प्रतिरोधकों का मान समान, यानी हमने R कह दिया, R है, तब तुल्य कितना होगा भाई, तब तुल्य कितना होगा, अगर सभी प्रतिरोध n प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया और उन सभी प्रतिरोधों का मान कैपिटल R कह दिया जाए, तब देखिए तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R, मतलब 1/R1 R2 R3। इस फार्मूले से अगर देखें तो सभी प्रतिरोधकों का मान R है, तो R1 भी R हो जाएगा, R2 भी R हो जाएगा, R3 भी R हो जाएगा। इसी तरीके से n प्रतिरोध है तो कितनी टाइम, n पदों तक यही चलता रहेगा, n पदों तक, इस तरीके से लिख सकते हैं, n पदों तक हो जाएगा। अब देखिए दो पद को अगर जोड़ा जाए तो 2/R आएगा, तीन पद को जोड़े तो 3/R आएगा, तो n पदों को जोड़ेंगे तो n/R मिल जाएगा। तो यहां से R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमको मिल जाएगा n/R, ये मिल जाएगा। इसको पलट दिया जाए तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट एक R/n के बराबर होगा, R/n। ये जनरल फार्मूला है समान प्रतिरोध के केस में। अगर समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, चाहे एक जुड़ा हो, दो जुड़ा हो, पांच जुड़ा हो, तो डायरेक्ट हम बिना सूत्र के हल किए हुए डायरेक्ट इस फार्मूले से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मान लीजिए 5 प्रतिरोध हैं और पांचों प्रतिरोध समान मान वाले हैं, जैसे 2-2 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें R का मान 2 रख देंगे, N का मान 5 रख देंगे, 2/5 यानी 0.8 ओम तुल्य प्रतिरोध होगा। 1-1 ओम के अगर मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, 1-1 ओम के हैं और वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R का मान 1 रख दीजिए, N का मान 3 रख देंगे, 1/3 तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समान मान वाले प्रतिरोधकों के केस में अगर समान मान वाले प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस सूत्र की सहायता से हम डायरेक्ट उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 3-3 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R का मान कितना है 3, समान प्रतिरोधक का मान 3 है, 3 ओम, और 2 प्रतिरोधकों की संख्या 2 है तो बटा 2 कर देंगे, तो 3/2 1.5 उसका तुल्य होगा। भाई समान प्रतिरोध वाले जितना प्रतिरोध जुड़ा होता है उस प्रतिरोध के मान में प्रतिरोध की संख्या से भाग करने पर तुल्य प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी कम समय में सॉल्व करने में मदद करेगा, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे। हाँ, अगर हम ये कहें कि तुल्य प्रतिरोध का मान जो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं क्या किसी मान के बराबर होगा, तो बिल्कुल नहीं। समांतर क्रम में जितने भी अलग अलग प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं उन सभी प्रतिरोधकों में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी कम R इक्विवेलेंट आएगा, यानी तुल्य प्रतिरोध
जितने भी समांतर क्रम में प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं उन सब में जो न्यूनतम प्रतिरोध वाला मान होगा उस मान से भी तुल्य प्रतिरोध छोटा होगा। इसी प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े जो न्यूनतम प्रतिरोध है या जो अधिकतम प्रतिरोध है उस अधिकतम से भी बड़ा हमको तुल्य मिलेगा, उसमें तुल्य बड़ा मिलेगा, इसमें तुल्य छोटा मिलेगा। तो ये दोनों केस है। एक मिश्रित क्रम है, तो मिश्रित क्रम में समांतर और श्रेणी दोनों दिए हों। मान लीजिए इस तरीके से दे दिया जाए कि ये R1 है और यहां हमने एक R2 R3 यहां हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया और फिर आगे हमने एक R4 ले लिया श्रेणी क्रम में। इस तरीके से जुड़ा हुआ है अगर किसी बाह्य परिपथ द्वारा, तो इसको हम कहेंगे मिश्रित क्रम, या और भी जटिल रूप में हो सकता है। यहाँ एक R1 हो गया और ये R2 R3 हो गए समांतर क्रम में और फिर आगे R4 हो गया श्रेणी क्रम में। अब कहा जाए इनका तुल्य निकालिए। यहाँ एक बिंदु A कह दिया जाए, यहाँ पर B बिंदु कह दिया जाए। अब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान पूछ लिया जाए कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अब हम यहां देखेंगे कि ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य अलग निकाला जाएगा, इनका तुल्य निकाल लेंगे और फिर ये तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। भाई इसमें जो धारा जा रही है वही धारा इन दोनों में जा रही है। इन दोनों का मतलब इनका अगर तुल्य निकाल लिया जाए तो दो की जगह पे हम एक प्रतिरोध प्रयुक्त करेंगे। तो एक अकेला प्रतिरोध जब प्रयुक्त करेंगे तो जो धारा इसमें वही धारा इसमें वही धारा इसमें। तो सबसे पहले जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उनका हम तुल्य निकालकर अकेला प्रतिरोध में कन्वर्ट करके और फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसका निकालना है हमको तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस परिपथ के लिए आर इक्विवेलेंट होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब यहां देखिए पहला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ये है और ये पूरा श्रेणी में और ये, तो यहां से R1 हो जाएगा और प्लस इधर R4 ये भी श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ेगा R1 R2 R3। तो इसको तो सीधे हमने जोड़ दिया, लेकिन यहां दो प्रतिरोधक लगे हैं, इन दोनों के तुल्य को हमें बीच में लिखना है। बीच में इन दोनों के तुल्य को लिखना है। तो इन दोनों का तुल्य क्या बताया गया, दो प्रतिरोधों के केस में दोनों का गुणनफल यानी R2 इंटू R3 बटा दोनों का योगफल R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम तुल्य प्रतिरोध मिश्रित क्रम में भी निकाल सकते हैं, और भी जटिल रूपों में मिल सकता है। तो आगे हम इस पर तमाम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कराएंगे अच्छे, और भी इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं कंपटीशन स्तर पर उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। स्टार डेल्टा मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं, पिछले आईआईटी और नीट में जो प्रश्न पूछे गए थे स्टार डेल्टा मेथड का प्रयोग करके भी वहां परिपथ दिया जाता था। तो उन सभी प्रश्नों को जितने भी प्रतियोगी एग्जाम में बनते हैं उन सभी को भी हम हल कराएंगे आंतरिक प्रश्न की सीरीज में। तो देखिए आगे अब हम एक टॉपिक और है, कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं। देखिए आज कार्बन प्रतिरोध पर भी चर्चा कर लिया जाए। कार्बन प्रतिरोध कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कार्बन प्रतिरोध मतलब कार्बन का बना होगा प्रतिरोध। अब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, प्रतिरोध तो धात्विक तार से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में हमें उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें बहुत उच्च यानी मेगा ओम किलो ओम के रूपों में प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। अब अगर हमें धात्विक तार से प्रतिरोध बनाना है तो हमें बहुत लंबे तार की जरूरत पड़ेगी। किलो ओम और मेगा ओम प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए बहुत ज्यादा लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि असंभव हो जाएगा उतना लंबा तार का प्रतिरोध बनाना। तो ऐसे केस में हम बड़े प्रतिरोधों को बनाने के लिए हम अर्धचालक पदार्थों का चुनते हैं, चयन करते हैं, और सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ जो होता है हम कार्बन मानते हैं कि कार्बन सबसे अच्छा अर्धचालक पदार्थ है। तो इसको हम लेकर और इस कार्बन का अगर बनाया जाए तो कार्बन
कई तरह से उपयोगी साबित होता है। जैसे अर्धचालक पदार्थ और भी हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा हमको इजीली उपलब्ध हो जाने वाला कार्बन है। आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसकी उपलब्धता अधिक है, काफी सस्ता पड़ता है और इसकी प्रतिरोधकता भी 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है, यानी पर्याप्त प्रतिरोधकता भी है। हमें बहुत लंबे कार्बन रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा कार्बन रॉड ही बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हर तरह से जो कार्बन पदार्थ होता है वो ज्यादा मतलब प्रतिरोध के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अधिक उपयोगी पदार्थ होगा। कार्बन का हम चुनाव इसीलिए करते हैं। तो कार्बन द्वारा जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं उसी को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसमें क्या क्वालिटी है, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है? तो कार्बन प्रतिरोध में डायरेक्ट प्रतिरोध का मान अंकित नहीं होता। भाई कार्बन प्रतिरोध में उसका मान नहीं अंकित होता कि कितने ओम का ये प्रतिरोध है, वहां एक वर्णक्रम होता है। वर्णक्रम मतलब देखिए क्या है वर्णक्रम, इस कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम क्या है? वर्ण मतलब होता है रंग, और उसी रंगों का एक क्रम होता है। उसी क्रम की सहायता से हम मालूम कर लेते हैं कि उस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है, वो परिपथ में कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है। तो कार्बन प्रतिरोध में देखिए ये इस तरीके से, मान लीजिए कोई एक कार्बन प्रतिरोध हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में छोटे छोटे प्रतिरोध लगे होते हैं। इस पर वलयाकार पट्टियां बनी होती हैं, वलयाकार पट्टियां बनी होती हैं। किसी किसी में 3 पट्टी होती है या किसी में 4 होती है। भाई एक साइड में एक सिरे पर 3 और अकेला एक दूसरे सिरे पर 4, तो इस तरीके से 3 या 4 पट्टियां वाला हो सकता है। किसी में 3 हो या अधिकतर 4 का ही बनाया जाता है। इस तरीके से चारों तरफ से वलय के रूप में एक पट्टी हो गई, ये दूसरी पट्टी और एक ये तीसरी पट्टी। 3 पट्टी एक साइड में होती हैं और ये चौथी पट्टी इसके दूसरे सिरे पर इस प्रकार से होती है। इस पहली पट्टी को हम ए कहेंगे, ये प्रथम पट्टी है ए, स्मॉल ए से लिखा गया। दूसरी पट्टी बी होती है और तीसरी पट्टी को हम सी लिखते हैं। और ये चौथी पट्टी जो अकेले दूसरे सिरे पर है इसको पट्टी डी कहते हैं। ये अलग अलग 4 पट्टियां, या किसी किसी में चौथी पट्टी डी नहीं होती, तो उसके लिए भी बताया जाएगा कि प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से कार्बन प्रतिरोध, एक कार्बन का छोटा सा प्रतिरोध इस तरीके से प्रयुक्त किया जाता है। उस पे अलग अलग रंगों की पट्टियां बनी होती हैं। भाई इसमें विभिन्न रंग होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। ये 3 अलग अलग रंगों में वलय बने होते हैं। एक वलय इधर बना है, वो भी इस वलय का जो रंग है ये केवल 2 हो सकता है। इसमें निश्चित है ये केवल 2 ही कलर में होता है, तीसरा कलर नहीं होगा। या तो ये गोल्डन होगा सुनहरा कलर का, या तो ये चांदी कलर का होगा सिल्वर। ये 2 ही हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। ये जो लास्ट वाली पट्टी दिखाई दे रही है ये 2 ही तरह का, या तो सुनहरा होगा या तो चांदी कलर का। ऐसा भी हो सकता है कि ये पट्टी हो ही ना, भाई ये चौथी पट्टी ना हो तब क्या होगा? भाई अगर ये चौथी पट्टी नहीं है तब भी उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, आगे हम बताएंगे। यहां देखिए किस तरीके से, अब कैसे हम इन वर्णक्रम यानी इन पट्टियों के रंगों को देखकर कैसे हम बताएंगे कि इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना है। तो उसके लिए देखिए एक सूत्र है, उसके लिए एक सूत्र है। इसमें ए और बी जो है वो 2 अंक वाली एक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला सार्थक अंक ए और दूसरा सार्थक अंक बी है। भाई 2 सार्थक अंकों वाली यानी डबल डिजिट की एक संख्या है ए और बी। और सी क्या है? 10 की घात को व्यक्त करता है, गुणक है ये। सी 10 की घात को व्यक्त करता है। और डी विश्वसनीयता की प्रतिशत बताती है, या उसी को हम सहनशीलता कहते हैं, यह प्रतिशत में दिया होता है। तो इसमें डी वाली पट्टी जो होती है यह विश्वसनीयता प्रतिशत, विश्वसनीयता
की प्रतिशत की प्रतिशतता, विश्वसनीयता की प्रतिशतता, या इसी को हम सहनशीलता भी कह सकते हैं, सहनशीलता। तो ये प्रतिशत में रहेगा। तो डी पट्टी के रंग को देखकर हम उस प्रतिरोध की विश्वसनीयता की प्रतिशतता या सहनशीलता हम बताते हैं। और ए और बी और सी इन तीन पट्टियों के रंगों को देखकर हम इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं कि कितने ओम या कितने किलो ओम या कितने मेगा ओम, इन तीन पट्टियों के रंगों के आधार पर प्रतिरोध का मान निकलता है। और चौथी पट्टी के रंग को देखकर हम उसकी सहनशीलता या विश्वसनीयता प्रतिशत बता सकते हैं, कितना परसेंट उसकी सहनशीलता है। देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए रंगों का एक क्रम निर्धारित है। अब वह क्रम अगर याद है तो बहुत आसानी से एक सूत्र है, देखिए क्या सूत्र है प्रतिरोध का, R बराबर ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D%। ये फार्मूला है, ये ओम में आएगा और ये प्रतिशत में है। यहां देखिए इतना ओम आएगा, ये ओम में दिया है, 10⁻⁶ दिया हुआ है तो ये ओम में रहेगा, और यहां प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है, वह सहनशीलता या विश्वसनीयता प्रतिशत को व्यक्त करेगा। बस इतनी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए कि पट्टी ए बी ये 2 डिजिट की संख्या, ये गुणा नहीं है, ए गुणे बी नहीं लिखा हुआ है, ये 2 डिजिट की एक संख्या है। जैसे ए का अगर मान अंक 1 हो और बी का मान अंक 5 हो तो इसको हम 15 पढ़ेंगे, 1 गुणे 5 नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और 10⁻⁶ मतलब अगर सी की वैल्यू 5 रख दी जाए तो 10⁻5 कहा जाएगा, या सी की वैल्यू 0 है तो 10⁻0 का मान 1 हो जाएगा। ए बी सी के मान को मैन निकालना होता है। इसमें पट्टी के रंगों को देखकर हम ए बी सी के मान को निकालते हैं। तो उस क्रम को, उस वर्ण क्रम को कैसे याद करें, किस प्रकार से याद करें, तो उसके लिए एक वाक्य है। उस वाक्य को अगर याद किए हुए हैं तो आसानी से वो वर्ण क्रम याद हो जाएगा। देखिए क्या वाक्य है, तो एक वाक्य है बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, हैविंग गोल्ड सिल्वर, हैविंग गोल्ड सिल्वर। देखिए इसमें जितने भी कैपिटल लेटर में लिखे हुए वर्ड हैं, कैपिटल लेटर में, जैसे ये बी और ये आर, ये ओ और ये वाई, और यहां देखिए केवल जी लिखा हुआ है, और यहां कैपिटल बी है और इसमें वी है, और ये कैपिटल जी है और यहां डब्ल्यू है, ये पूरा स्मॉल है, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहां देखिए कैपिटल जी और यहां कैपिटल एस। तो जितने भी इसमें कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं उन सभी अक्षरों का मतलब एक रंग का नाम है। अब कौन सा रंग है, तो उस रंग को अगर याद रखें तो हमको एक क्रम मालूम चल जाएगा। भाई जैसे पहला अक्षर जो है यह अंक 0 को प्रदर्शित करेगा। भाई पहला अगर इस रंग का पट्टी है, ए बी सी पट्टी में अगर पट्टी, पहली पट्टी ए अगर है इस कलर की, यानी बी का कलर का भी हम नाम बता रहे हैं, पहले मान अंक देख लीजिए कि ये 0 को प्रदर्शित कर रहा है, और इसको 1 कहेंगे, और इसको 2, और ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और यहां जो हैविंग के आगे लिखा हुआ है ये केवल और केवल इस तीसरी पट्टी पर लागू होगा। भाई चौथी पर भी हमने चौथी वाला बताया कि गोल्डन सिल्वर हो सकता है, तो ये तीसरी या चौथी के लिए लागू होता है। तो यहां जो इस सेंटेंस में डी चौथी पट्टी के लिए तो फिक्स है गोल्डन सिल्वर, और इसमें सी का मान ये इस गोल्डन यानी गोल्ड सिल्वर की जगह पर, और ये बाकी 10 कलर ये
यानी टोटल 12 कलर में ये हो सकता है। ये तो 10 ही कलर के ए और बी हो सकते हैं, लेकिन सी पट्टी 12 कलर में हो सकती है। और डी पट्टी ये निश्चित है 2 ही कलर में होगा, या तो गोल्डन अथवा सिल्वर। तो यहां देखिए इनका मान अंक सी के लिए दर्शाया जाएगा, और सी के लिए अगर दर्शा रहे हैं तो निश्चित ही इसको हम सी का मान जो आएगा उसमें -1 इसको रखेंगे और इसको -2 रखेंगे। ये सी पट्टी के लिए स्पेशल कहा जा रहा है। अब देखिए इस बी का अर्थ क्या हुआ? बी का अर्थ हुआ पहला ब्लैक, बी फॉर ब्लैक मीन्स काला कलर। पहली पट्टी अगर काले रंग की है तो हम ए का मान 0 कह देंगे, ए की जगह पर 0 प्लेस करेंगे। दूसरी पट्टी देखिए ब्राउन कलर की है, बी फॉर ब्राउन यहां है। ब्राउन मीन्स भूरा, यानी पहली या दूसरी पट्टी या तीसरी पट्टी भूरा कलर की है तो हम अगर पहली पट्टी भूरा है तो ए की जगह पर 1 रखेंगे, दूसरी पट्टी भूरा है तो बी की जगह पर 1, या सी तीसरी पट्टी होने पर सी। फिर देखिए आर फॉर यहां रेड है, रेड मीन्स लाल रंग। इसी तरीके से ओ फॉर यहां ऑरेंज कलर है, ऑरेंज मीन्स नारंगी कलर। येलो कलर है वाई, येलो जिसको कि पीला कहते हैं। ग्रेट मीन्स ग्रीन से है, जी फॉर ग्रीन, ये ग्रीन कलर को संबोधित कर रहा है, हरा कलर। और यहां कैपिटल बी जो दिया है यह ब्लू कलर के लिए है, ब्लू नीला। और वी फॉर ये वायलेट कलर है, बैंगनी। और जी ग्रे कलर है, ग्रे सलेटी कलर जिसको कहते हैं। और यहां व्हाइट कलर है, सफेद। और बाकी ये गोल्ड मतलब सोने के रंग का, सुनहला जिसको गोल्डन कह देंगे तो सुनहला हो जाएगा। तो गोल्ड है मतलब सोने के रंग का, और सिल्वर मतलब चांदी के रंग का। तो ये सोना या चांदी भी कह सकते हैं, सोना कलर, और ये चांदी के कलर का। तो इसमें तो ये पूरा पूरा नाम ही लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, अगर इतनी बातें मालूम है तो हम सीधे कोई भी कार्बन प्रतिरोध की पट्टी के रंग को देखकर हम बता सकते हैं कि उस प्रतिरोध का मान कितना है। आइए देखते हैं कैसे बताएंगे। तो इसका एक टेबल आता है, उस टेबल को हम दिखाई दे रहे हैं। बाकी चीजें तो यहां से क्लियर हो गई होंगी। टेबल देख लीजिए, यही चीजें टेबल्ड कर दिया जाए तो थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए यहां हमने लिख दिया जो पट्टी है उस पट्टी के रंग का नाम है कलर, रंग। और इसमें कौन सा पट्टी ए और बी के लिए अंक, और यहां पट्टी सी के लिए स्पेशल है ये यानी 10 का गुणक है ये। 10 पावर सी के रूप में गुणा होगा। और यहां जो लिया गया है डी पट्टी के लिए लिया गया है,
तो ये देखिए इन सभी पट्टियों का अपना अलग अलग एक मान अंक जैसा कि दिखाया गया इन सभी पट्टियों के लिए निर्धारित है। जैसे पहला हमने बताया ब्लैक कलर, ब्लैक के लिए बी लिखा था, मतलब काला रंग। पहली पट्टी अगर काले रंग की है तो ए का मान हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर अगर मान लीजिए तीसरी पट्टी काले रंग की है तो यहाँ 10 पावर 0 लिखेंगे, 10 पावर 0। फिर इसी तरीके से दूसरा है ब्राउन, दूसरा भी था ब्राउन मतलब भूरा कलर। भूरा कलर अगर है तो एक ए बी होगा भूरा कलर में तो 1 रखेंगे। सी भूरे कलर का है तो 10 का पावर 1 रखेंगे। फिर अगर आ जाइए, इसमें 2 ही कलर है इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 2 ही कलर फिक्स है, उन दोनों का केवल लिख देना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। कि पट्टी डी में 2 ही कलर केवल आते हैं। तो एक तो हो सकता है सुनहरा कलर, इसमें देखिए पट्टी डी में या तो सुनहरा होगा या तो चांदी कलर होगा या कोई पट्टी नहीं या कोई रंग नहीं, मतलब चौथी पट्टी ही ना हो। इसको हम कोई रंग नहीं कह सकते हैं, कोई रंग नहीं मतलब चौथी पट्टी ही ना हो। तो इसमें सुनहरा कलर के लिए 5% विश्वसनीयता परसेंट कहते हैं, चांदी के लिए 10% होता है और कोई रंग के लिए नहीं 20%। अगर कोई रंग नहीं है यानी चौथी पट्टी नहीं है तो हम विश्वसनीयता प्रतिशत 20% कहते हैं। अब आ जाइए इस पर, काला हो गया, भूरा हो गया, फिर रेड कलर, लाल, फिर नारंगी कलर, पीला कलर, ग्रीन हरा, नीला, फिर बैगनी, उसके बाद में ग्रे कलर सलेटी, व्हाइट कलर सफेद, उसके बाद में सुनहरा और एक चांदी कलर। तो यहाँ शायद नीचे ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ नीचे शायद ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए हम इसको सुनहरा और चांदी को हम हटा रहे हैं, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे हो रहा है। इनको ध्यान रखिए, ये मेन यही है। बाकी तो उधर हमने बता ही दिया कि अगर सी पट्टी सुनहरा या चांदी कलर की है तो हम सी का मान -1, सुनहरा होने पर, गोल्ड कलर होने पर -1 और सिल्वर कलर होने पर -2 सी की जगह पर, यानी 10 का घात -1 -2, वही चीज नीचे है। अब आगे देखिए यहाँ पर हम, हाँ इसके लिए काला के लिए 0, भूरा के लिए 1, लाल के लिए 2 हो जाएगा, नारंगी 3, पीला 4, हरा 5, नीला 6, बैंगनी 7, सलेटी 8 और सफेद के लिए 9। और यही चीज सी पट्टी में अगर यही कलर आ रहा है तो हम यहाँ 10 की घात में वही मान लिख देंगे, 2 घात, 3 घात, 10 की 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7, 8 और 9। इस प्रकार से बस इतना ही चीजें हमें ध्यान रखनी है, हमें केवल इन रंगों का क्रम याद रखना है, इनके मान अंक मालूम करने हैं और ये सूत्र, इतना चीज अगर मालूम है तो हम कोई भी प्रश्न हो इस पर कभी गलत नहीं होगा, आसानी से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ हम प्रश्न लेकर। मान लीजिए 3 पट्टियों के रंग अलग अलग दे दिए जाएं। हमने दे दिया यहाँ 3 रंग स्वेच्छा से लेकर, हमने स्वेच्छा से यहाँ 3 रंग ले लिया। एक हमने ले लिया, कहा कि ए पट्टी रेड कलर की है, ए पट्टी रेड कलर की है, और हमने जो बी वाली पट्टी लिया उसको येलो कलर कह दिया, येलो कलर की है। और सी पट्टी को हमने नाम दे दिया कि सी पट्टी है ये रेड कलर की, ये भी है, मान लीजिए रेड कलर की ये भी है। और डी पट्टी हमने कह दिया कि ये सिल्वर कलर की है, सिल्वर कलर की, सिल्वर। अब यहां बताना है हमको कि इस कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होगा। यहां कोई कार्बन प्रतिरोध है, उसमें पहली पट्टी रेड कलर की,
दूसरी बी वाली पट्टी येलो कलर की, तीसरी पट्टी रेड कलर की और चौथी पट्टी सिल्वर कलर की है। मतलब इस पर प्रश्न इसी प्रकार से दो ही टाइप में प्रश्न बन सकते हैं, एक तो रंगों का क्रम दे दिया जाए और प्रतिरोध का मान पूछ लिया जाए, और दूसरा प्रतिरोध का मान दे दिया जाए और रंगों का क्रम पूछ लिया जाए। ये दो ही हो सकता है। तो यहां देखिए रंगों का क्रम दिया है कि उन पर जो 4 पट्टियां बनी हुई हैं उनके रंगों का क्रम रेड, येलो, रेड, सिल्वर है। तो बताइए वो प्रतिरोध का मान क्या होगा, उसकी विश्वसनीयता प्रतिशत कितनी होगी। तो ये दोनों बातें यहां से हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए, इस सूत्र को मालूम होना चाहिए और साथ साथ इन मान अंकों को। अब यहां देखिए प्रतिरोध R का मान क्या होगा, R बराबर फार्मूला A इंटू बी। ए मतलब पहली पट्टी, तो पहली पट्टी किस कलर की है, रेड कलर की, और रेड कलर के लिए अंक कितना निर्धारित है, रेड कलर के लिए अंक देखिए ये निर्धारित है 2, रेड कलर के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो पहली